दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है शहर की सबसे सख्त, सबसे ईमानदार और सबसे कमज़ोर दिल छुपाने वाली पुलिस अफसर से। नाम था एसीपी काव्या मेहरा। आज काव्या वर्दी में नहीं थी, ना कोई स्टार, ना बेल्ट, ना गन। आज वो बस काव्या थी। हल्के पीच रंग की साड़ी, बालों में ढीला सा जूड़ा, कानों में छोटे झुमके और होठों पर हल्की सी मुस्कान। और होना भी चाहिए था, क्योंकि आज उसके बड़े भाई विवेक की शादी की सालगिरह थी। घर में शाम को छोटी सी पार्टी थी, परिवार, कुछ खास दोस्त और ढेर सारी यादें। जब काव्या ऑफिस से निकलने लगी तो इंस्पेक्टर जोशी ने हंसकर कहा, मैडम, आज तो आप हमें पहचान में ही नहीं आ रही, बिल्कुल फिल्मी लग रही हैं। काव्या मुस्कुराई। जिंदगी सिर्फ केस फाइल्स, गुंडे और गोलीबारी तक सीमित नहीं है जोशी, कभी कभी हमें भी इंसान बनना पड़ता है। जोशी ने आधी मुस्कुराहट और आधी चिंता के साथ कहा, मैडम, ड्राइवर को ले जाइए, रात हो जाएगी। काव्या ने कार की चाबी घुमाई और बोली, आज मैं खुद चलाऊंगी। कभी कभी अकेला रास्ता बहुत सारे पुराने सवालों के जवाब दे देता है। और वो अपनी पर्सनल कार लेकर निकल पड़ी। सड़क पर ट्रैफिक कम था, रेडियो पर 90s के गाने चल रहे थे। एक पुराना गाना लगा, तू मेरे साथ भी है, तू नहीं भी मेरे साथ। काव्या की उंगलियां स्टीयरिंग पर रुक गईं। दिल के अंदर एक पुराना नाम दस्तक देने लगा, आर्यन। उसका पति 14 साल पहले एक केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में शहीद घोषित हो चुका था। आर्यन फायर ब्रिगेड ऑफिसर था। उस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी, अंदर मजदूर फंसे हुए थे। आर्यन टीम लेकर अंदर गया और फिर एक जोरदार धमाका। कुछ जले हुए हेलमेट, टूटे सिलेंडर, फायर सूट के टुकड़े और एक ऐसा सन्नाटा जिसने काव्या की पूरी दुनिया सूनी कर दी। उसके लिए तिरंगे में लिपटा एक ताबूत आया। चेहरा देखने लायक नहीं था। काव्या ने खुद अपने हाथों से आर्यन को शहीद मानकर विदा किया था। उसके बाद से काव्या ने सिर्फ 2 चीजों को पकड़े रखा, अपनी वर्दी और आर्यन की याद। गाड़ी मोड़ते समय उसने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से कहा, आज होता तो कितनी टांग खींचता मेरी, कहता शादी की सालगिरह है, छुट्टी ले लो। उसकी आंखें हल्की सी भीग गईं। उसे पता ही नहीं चला कि वो अपने घर से अभी भी लगभग 30-35 मिनट दूर थी। समय देखकर उसने सोचा, लेट हो जाऊंगी, स्पीड थोड़ा बढ़ा देती हूं। उसने एक्सेलरेटर दबाया। तभी धड़ाम, धर्र, कार जोर से हिली। स्टीयरिंग उसके हाथ से लगभग छूटते छूटते बचा। काव्या ने बहुत मुश्किल से कार को काबू में किया और सड़क के किनारे रोका। उतरी तो देखा, पिछला टायर बिल्कुल पिचका हुआ, पंक्चर। कमाल है, आज ही होना था ये सब। चारों तरफ न ठीक से रोशनी, न कोई ढंग की दुकान, बस हाईवे, कुछ दूर दूर लगी हल्की लाइटें और हवा में हल्की ठंड। उसने मोबाइल निकाला। नेटवर्क इधर उधर झूम रहा था, कॉल जा ही नहीं रही थी। वाह, बहुत बढ़िया काव्या मेहरा, एसीपी मैडम हाईवे पर पंक्चर के साथ फंसी हुई हैं। वो खुद से थोड़ा व्यंग में मुस्कुराई। साड़ी समेटते हुए उसने आसपास नजर दौड़ाई। थोड़ी दूरी पर सड़क हल्का सा मुड़ती थी। वहीं किसी टिमटिमाती ट्यूबलाइट के नीचे एक छोटा सा बोर्ड दिखा, जय बजरंगबली पंक्चर रिपेयर। उसने राहत की सांस ली। धन्यवाद ऊपर वाले, कहीं तो दया आई। वो फटाफट उस दिशा में चल पड़ी। दुकान क्या थी, टीन की छत, टेढ़ी मेढ़ी दीवारें, कुछ पुराने टायरों का जखीरा, हवा भरने की मशीन एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। एक बूढ़ा, सफेद बाल, कमजोर आंखें, एक फटा स्वेटर पहने कुर्सी पर ऊँघ रहा था। काव्या ने आवाज दी, चाचा जी। वो हड़बड़ा गए। एक सजी धजी तेज नजर वाली औरत को देखकर थोड़ा घबरा गए। जी बिटिया, काव्या ने जल्दी जल्दी बताया, मेरी गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, टायर पंक्चर है, बहुत जल्दी है, घर में फंक्शन है, आप देख लेंगे। चाचा ने अफसोस से कहा, अरे बिटिया, मैं तो अब हाथ पैर से जवाब दे चुका, मेरा लड़का है, बस आता ही होगा, आप 5 मिनट बैठ जाओ। काव्या के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो पास की एक प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठ गई। वक्त जैसे रुक गया था। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। काव्या झुंझला गई। चाचा, आपका लड़का चांद पर गया है क्या, अभी तक आया नहीं? चाचा हंसे, आता होगा बिटिया, आता ही होगा। तभी दूर से एक धीमी सी बाइक की आवाज आई। एक पुरानी खटारा बाइक दुकान के सामने आकर रुकी।
बाइक पर एक आदमी था, दुबला पतला, काले से झुलसे हुए हाथ, एक पुरानी शर्ट, हाथों में ग्रीस के निशान, चेहरे पर मास्क और सिर पर गमछा बंधा हुआ। चाचा बोले, आ गया मेरा अर्जुन, यही करता है पंक्चर का काम। काव्या खड़ी हो गई। चाचा ने इशारे से कहा, जा बेटा, मैडम की गाड़ी देख ले, बहुत जल्दी में है ये। वो बिना कुछ बोले औजार उठाकर उसके साथ चल पड़ा। गाड़ी तक पहुंचकर वो झटपट काम में लग गया। जैक लगाना, नट खोलना, टायर निकालना, सब कुछ एक अलग सी लय में, एक फुर्ती में। उसे काव्या देख रही थी, पहले तो बस एक सामान्य नजर से, लेकिन धीरे धीरे उसकी पुलिस वाली आदत ने काम करना शुरू कर दिया। उसे लगा कुछ तो है, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना, बहुत अपना सा लगता है। उसने पूछा, काफी तेज काम करते हो, नाम क्या है तुम्हारा? वो हल्का सा रुका पर फिर झुका रहा। धीमी आवाज में बोला, नाम से क्या होगा मैडम, गरीब आदमी हूं, बस काम ही पहचान है। आवाज वही भारी फिर भी नरम, जैसे किसी ने सीधे अतीत की खिड़की खोल दी हो। काव्या के दिल में टीस सी उठी। उसने गहराई से उसे देखना शुरू किया। वो हर बार नट कसने से पहले अपनी उंगलियों को एक खास अंदाज में मोड़ता, फिर टायर घुमाता, फिर हल्का सा सिल झटकता। ठीक ठीक उसी तरह जैसे आर्यन किया करता था, जब घर के बाहर गाड़ी ठीक करता था और मुस्कुराते हुए कहता था, देखो मैडम जी, इंजीनियर नहीं हूं पर आपका मैकेनिक तो हूं ही। काव्या की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद से कहा, नहीं, ये तुझे हिलीन लग रहा है, तू ओवर थिंक कर रही है। फिर उसने देखा, जब वो पसीना पोंछता तो हाथ हमेशा बाईं बाजू के ऊपरी हिस्से पर हल्का सा रगड़ता, वहीं जहां कभी आर्यन को बचपन में कुत्ते ने काटा था और हल्का सा निशान रह गया था। अब काव्या का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, एक बात पूछूं, तुमने मास्क क्यों लगाया है, तुम बीमार हो? उसने जवाब दिया, खांसी रहती है और सन्यास, मतलब धूल से दिक्कत है। पर वो शब्द, वो सन्यास बोलने का अंदाज काव्या को बहुत अच्छी तरह याद था। उसका शक शक नहीं, यकीन बनने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मास्क उतारो। उसके हाथ वहीं रुक गए, वो पत्थर बन गया। कोई जवाब नहीं। काव्या अब एसीपी की आवाज में, लेकिन अंदर से एक टूटी हुई पत्नी की तरह बोली, मैंने कहा मास्क उतारो, अभी, यही आदेश है। वो थोड़ा कांपा। धीरे धीरे हाथ चेहरे की तरफ गए, पहले गमछा हटाया, फिर मास्क की डोरी कान से निकाली, और जैसे ही मास्क नीचे आया, दुनिया रुक गई, हवा थम गई, आवाजें गायब हो गईं, क्योंकि सामने जो चेहरा था वो था आर्यन। थोड़ा झुलसा हुआ, थका हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे, बाएं काल पर एक पुराना सा जख्म का निशान, पर आंखें, वही आंखें जिन्हें काव्या ने 14 साल पहले हमेशा के लिए खो दिया था। सच, जो 14 साल तक जलता रहा राख के नीचे। काव्या की आंखें फैल गईं। उसके होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। आर्यन, बस इतना ही बोल पाई। आर्यन की नजरें जमीन से उठ ही नहीं रही थीं। आंसू खुद ब खुद बह रहे थे। और फिर वो वहीं सड़क किनारे टायर के पास बैठकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना 14 साल की सारी चुप्पी को तोड़ रहा था। काव्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तुम जिंदा हो? ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे 14 साल तक अकेला छोड़कर कहां थे? उसकी आवाज में गुस्सा, प्यार, दर्द, सब कुछ एक साथ था। आर्यन हिचकियों के बीच बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे मजबूर किया गया। काव्या का दिल जोर से धड़का। मजबूर? किसने? आर्यन ने थोड़ा सांस समेटी और बोलना शुरू किया। जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, तुम सोचती थी वो एक हादसा था, पर वो हादसा नहीं था काव्या, वो एक षड्यंत्र था। काव्या के चेहरे से रंग उड़ गया। आर्यन ने आगे कहा, उस फैक्ट्री के पीछे जो मालिक था ना, वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं था, वो शहर का सबसे बड़ा केमिकल माफिया था, विवेक सूद। काव्या ने आंखें तरेरी। ये वही नाम था जिसके खिलाफ वो सालों से लड़ रही थी, लेकिन कभी सीधे सबूत नहीं जुटा पाई। आर्यन ने कहा, विवेक सूद नकली केमिकल बनाकर, जहरीला माल बेचकर और फैक्ट्री मजदूरों की जान पर खेलकर करोड़ों कमा रहा था।
मुझे पता चला कि उस रात की आग प्लान्ड थी, ताकि कच्चा माल जला हुआ दिखाकर बीमा का खेल खेला जा सके। उसने गहरी सांस ली। मैंने सबूत इकट्ठे किए, फोटो, डॉक्यूमेंट, वीडियो। अगले दिन मैं मीडिया और पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन उससे पहले वे मुझे उठा ले गए। काव्या की उंगलियां मुट्ठी में कसने लगी। उन्होंने मुझे बांधकर एक कमरे में फेंक दिया। मेरे सामने वो सबूत जला दिए गए और विवेक ने हंसते हुए कहा, देख, तेरी बीवी पुलिस में है। अगर तू जिंदा रहा तो वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए या तो तू आज फायर ब्रिगेड हीरो बनकर एक धमाके में मर जा, या इस दुनिया से अपनी पहचान खुद मिटा दे। काव्या की रूह कांप उठी। उन्होंने फैक्ट्री में गलत गैस छोड़कर बड़ा ब्लास्ट करवाया। अंदर किसी और की जली हुई लाश को मेरे नाम पर भेजा गया और मुझे रात के अंधेरे में एक ट्रक में डालकर शहर से बहुत दूर फेंक दिया गया। मेरी पीठ पर जलते हुए केमिकल फेंके। ये निशान वहीं से हैं। वो धीमे से बोला, मैंने तुम्हें देखा था काव्या, दूर पहाड़ी की ओर से, जब तुम ताबूत के सामने खड़ी थी, तिरंगा पकड़े रो रही थी। मैं चिल्लाना चाहता था, दौड़ना चाहता था, पर मेरे हाथ पैर बंधे थे। काव्या की आंखों में तूफान था। उन्होंने कहा, अगर मैंने कभी भी अपनी पहचान वापस पाने की कोशिश की तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। मैं जिंदा था, पर जिंदा लाश बनकर। 14 साल तक वो गांव-गांव भटकता रहा, कभी मजदूरी, कभी दिहाड़ी। आखिर में इन चाचा के साथ पंक्चर की दुकान में काम पकड़ लिया। आर्यन ने कहा, मैं टीवी पर तुम्हारी खबर देखता था जब तुम एसीपी बनी। उस दिन मैंने एक कोने में अकेले बैठकर इतना रोया कि शायद मेरे आंसू भी सूख गए होंगे। गर्व था, पर खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। बस, अब और नहीं, चलो मेरे साथ। लेकिन काव्या, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी इमेज, तुम्हारी नौकरी। काव्या ने उसकी बात काट दी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इमेज तो तुम हो आर्यन, बाकी सब बाद में। वो चाचा को पैसे देकर जल्द लौटने का कहकर आर्यन को अपनी कार में बिठाकर घर की ओर चल दी। गाड़ी के अंदर अजीब सी खामोशी थी। काव्या बीच बीच में उसे देख लेती, जैसे अपने दिमाग को यकीन दिला रही हो ये सपना नहीं है। घर के सामने कार रुकी। वही घर जहां की दीवार पर आज भी उनकी शादी की फोटो लगी थी। ड्राइंग रूम में एक कोने में फोटो फ्रेम पर तिरंगे के छोटे छोटे स्टिकर और एक सूखा फूलों का हार टंगा था। वहां आर्यन की शहीद वाली तस्वीर थी। जैसे ही आर्यन की नजर उस फोटो पर पड़ी, वो वहीं फर्श पर बैठ गया। मैं तो तुम्हारी नजरों में मरा हुआ था। तुमने मुझे शहीद मानकर सम्मान दिया और मैं यहां जिंदा घूमता रहा, तुमसे दूर। काव्या ने उसके पास बैठकर कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी पहचान छोड़ी। तुमने गलत नहीं किया। गलत वो लोग थे जिन्होंने तुम्हें ये करने पर मजबूर किया। वो उसे उठाकर अंदर लाई, सोफे पर बिठाया, उसके हाथों में पानी का गिलास थमाया। आर्यन पूरे घर को देख रहा था। वही बुक शेल्फ, वही पर्दे, वही घड़ी और दीवार पर वो फ्रेम जहां एक समय पर उनकी हनीमून वाली तस्वीर लगी थी, जो अब किसी फाइल के पीछे छिपी थी। अब आगे क्या? आर्यन ने डरते हुए पूछा। काव्या, अब आगे क्या होगा? मेरे सारे कागजों में मैं मर चुका हूं। मेरी कोई पहचान नहीं है, न आधार कार्ड, न पैन कार्ड, न बैंक, न कुछ। मैं कानूनी तौर पर अस्तित्व में ही नहीं हूं। काव्या का दिमाग अब एक पुलिस अफसर की तरह चलने लगा। हमें इस सिस्टम से लड़ना होगा। तुम्हें जिंदा साबित करना होगा। पुराने रिकॉर्ड निकलवाऊंगी, डीएनए टेस्ट होगा, मेडिकल बोर्ड बैठेगा। विवेक सूद के लोगों को ढूंढना होगा, उनकी धमकियों को भी साबित करेंगे। आर्यन घबरा गया। अगर उन्होंने फिर हमला किया तो? तुम पर, तुम्हारे परिवार पर? काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर कर बैठ गए होते तो मैं आज एसीपी नहीं होती आर्यन। अब तक तुमने अकेले लड़ाई लड़ी, अब से हम दोनों साथ लड़ेंगे। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी जिंदगी मैं तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगी, ये मेरा वादा है। उसका लहजा इतना मजबूत था कि आर्यन के अंदर सालों बाद फिर से एक हिम्मत जन्मी। उसी घर में एक नई सुबह। उस रात 14 साल बाद आर्यन उसी घर में, उसी कमरे में, उसी बिस्तर पर सोया। काव्या उससे थोड़ी दूर कुर्सी पर बैठकर बस उसका चेहरा देखती रही। उसे डर था कि कहीं फिर से आंख खोलते ही सब गायब न हो जाए। सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई तो आर्यन की आंख खुली। उसने देखा काव्या कुर्सी पर ही सो गई थी,
सर बिस्तर से लगा हुआ। वो हल्के से उठा, उसके माथे को चूमा। काव्या की आंख खुल गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। काव्या ने पूछा, तैयार हो? सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, जिंदगी वापस लेने के लिए। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब तक तुम हो, मैं किसी से नहीं डरता। दोस्तों, कहानी तो खत्म हुई, पर सवाल अभी भी बाकी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देते हैं, क्या कोई आर्यन की तरह अपने प्यार के लिए अपनी पूरी पहचान, अपना पूरा वजूद, अपना सम्मान सब कुछ छोड़ सकता है? और अगर आप काव्या की जगह होते तो 14 साल बाद अपने पति को एक मामूली झुलसे हुए चेहरे वाले, टूटी बाइक चलाने वाले पंक्चर वाले के रूप में देख लेते, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता? झटका, गुस्सा, प्यार, या बस टूटकर रो पड़ते? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, आपका दिल क्या कहता है। अगर इस कहानी ने कहीं भी आपकी आंखों में नमी, दिल में कसक या दिमाग में एक पल को सन्नाटा छोड़ दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां आगे भी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक और नई, दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।